Hello guys, good evening. Myself Vinod Kumar Yadav. I welcome all of you in my online classes of medical surgical nursing. As we all know, in the BSc nursing second year, we discussing about the cardiovascular system. In the cardiovascular system, we are discussing the coronary artery diseases. In coronary artery diseases, the included conditions are angina, atherosclerosis, angina, MI, and sudden cardiac death. So today we are going to discuss about the atherosclerosis. Coronary atherosclerosis. Atherosclerosis is a condition of arteries or vessels in which the arteries become hard, stiff. It occurs anywhere in all over the body, but we are discussing here cardiovascular system, so we are going to discuss about the coronary atherosclerosis. Means atherosclerosis or hardening in the coronary arteries. जैसे कि आप सब जानते हैं, coronary vessels are these vessels, they supply the blood to the heart. हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल्स कौन सी होती है? कोरोनरी वेसल्स. एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग द हार्डनेस या हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज और वेसल्स. हार्ड अगर हो जाती हैं, स्टिफनेस आ जाती है अगर उनके अंदर कोई फाइब्रोस्क्लेरोटिक प्लाग बन जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज ए कंडीशन ऑफ in which atherosclerosis is a subtype. Arteriosclerosis is a term, जैसे कि arteriosclerosis means the hardening of the arteries. It is arteriosclerosis. In the arteriosclerosis we are discussing the atherosclerosis, in which a atheroma or plaque, a formation occurs that obstruct the कोरोनरी ब्लड फ्लो. तो मैं सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस नाम की कंडीशन होती है. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जिसका मतलब होता है हार्डनेस या स्टिफनेस, थिकनेस ऑफ द आर्टरीज ऑफ आवर बॉडी, इन विच ए कंडीशन एथेरोस्क्लेरोसिस अकर्स, जिसके बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं. आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग स्टिफनेस ऑफ द आर्टरीज, जिसके अंदर एक सब क्लास होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि अपन पढ़ रहे हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस. मतलब अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है. ब्लड फ्लो जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस. जैसा कि अपन ने एंजाइना में बात करी थी, एमआई में बात करी थी. तो एथेरोस्क्लेरोसिस इज ए कोज ऑफ एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. तो इसकी इंट्रो में देखें अपन तो द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इज एथेरोस्क्लेरोसिस. जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं या कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज होती हैं, उनका सबसे मोस्ट कॉमन कोज क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर क्या होता है? किसी भी आर्टरी के अंदर एक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाता है, जो कि क्या कर देता है? उस आर्टरी के ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसकी वजह से जो टारगेट सेल्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं होती और वो इस्चीमिया या इन्फाक्शन में चली जाती हैं, जिसकी वजह से जो फंक्शंस है वो ऑब्स्ट्रक्ट या अल्टर्ड हो सकते हैं. तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस. मतलब अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज या कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कोई एथेरोमा बन रहा है, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स को, हार्ट की सेल्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस. ये क्यों होता है? ड्यू टू एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स एंड फैटी सब्सटेंसेज एंड फाइब्रस टिश्यू इन द लाइनिंग ऑफ आर्टीरियल ब्लड वॉल्स. जो आर्टरी की ब्लड वॉल्स होती है उसके अंदर लिपिड्स का, फैटी सब्सटेंसेस का और फाइब्रस टिश्यूज़ के अक्यूमुलेशन या वहाँ पे डिपोजिशन की वजह से, अक्यूमुलेशन की वजह से ये कंडीशन अकर हो सकती है. तब द सब्सटेंस अडेयर टू द आर्टीरियल वॉल एंड मेक ए प्लाक.
जो सब्सटेंस जो मैंने अभी बताए, फैटी सब्सटेंसेस, फाइब्रस टिश्यूज़, वो सब क्या करता है, एडेयर हो जाते हैं और आर्टीरियल वॉल पे और एक प्लाक फॉर्मेशन कर देते हैं जो ब्लॉक कर देता है या नैरो कर देता है कोरोनरी वेसल्स को, जिसकी वजह से मायोकार्डियम तक ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है। और स्लोली इस एथरोमा में इन्फ्लामेटरी चेंजेज होते हैं जो कि और भी इस कंडीशन को सीवियर कर सकते हैं। तो इसके आगे बात करें अपन, तो एथरोस्क्लेरोटिक कंडीशन या एथरोस्क्लेरोसिस इज ए कंडीशन इन विच ए एथरोमेटिक प्लाक formation is there due to accumulation of fatty substances, fibrous tissues, macrophages, smooth muscles. They all are accumulated and form a plaque that obstruct the flow of blood by blocking or narrowing the coronary arteries and cause myocardial ischemia और myocardial infarction। मतलब जो ब्लड फ्लो है उसके अंदर फैटी सब्सटेंसेस, फाइबर्स, इनके अक्यूमुलेशन की वजह से एक क्या बन जाता है, प्लाक बन जाता है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है, जिसकी वजह से जो टारगेट मायोकार्डियम है इसके अंदर इस्चीमिया या इन्फाक्शन होता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एथरोमेटिक या कोरोनरी एथरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जिसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं, एंजाइना, एमआई, सडन कार्डियक डेथ, ये सब कंडीशंस अकर हो सकती हैं। ये बॉडी के किसी भी वेसल्स में हो सकती है, लेकिन अपन यहाँ कोरोनरी आर्टरीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन कोरोनरी ही कोज या टारगेट ऑर्गन अपना हार्ट है। बाकी ये जो अपनी पेरिफेरल आर्टरीज़ हैं उनमें हो सकती हैं, सेरेब्रल आर्टरीज़ हैं उनमें हो सकती हैं, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है उन आर्टरीज़ के अंदर अगर एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, एथरोमा बन गया, तो वहाँ की सेल्स को भी इस्चीमिया या इन्फाक्शन में पहुंचा सकती है। मतलब वहाँ का ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और वहाँ भी ऐसे कंडीशंस अकर हो सकती है। तो अब आगे अपन बात करते हैं व्हाट इज़ एथरोमा या व्हाट इज़ एथरोमेटिक प्लाक। तो एथरोमा या एथरोमेटिक प्लाक क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। इज एन एबनॉर्मल अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स इन द इनर लेयर ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरी। जो आर्टरी की इनर लेयर है उसकी वॉल्स, मतलब ट्यूनिका एक इंटरना जो लेयर होती है, जो एंडोथीलियल लेयर होती है, उसके नीचे, एंडोथीलियम के नीचे जो सब्सटेंसेज हैं उनका अबनॉर्मली एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो आर्टरी बल्ज हो जाती है और वो उसके अंदर एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एथरोमेटिक प्लाक बोला जाता है। तो उस एक्यूमुलेशन को क्या कहा जाता है, एथरोमेटिक प्लाक कहा जाता है। अब ये क्यों होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है जो कि एक्यूमुलेट होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जैसे ये एंडोथीलियल लाइनिंग है, इस एंडोथीलियल लाइनिंग के नीचे जो बेसमेंट लेमिना होती है या बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके नीचे जो सब एंडोथीलियल लेयर होती है, फिर स्मूथ मसल्स होती हैं, फिर ट्यूनिका मीडिया होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है। तो इन सब लेयर्स में जो सब एंडोथीलियल लेयर और एंडोथीलियल लेयर, इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, वहाँ एंडोथीलियल लेयर के नीचे क्या होता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है किनका, फैटी टिश्यूज़ का। यहाँ पे अगर जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कोई ना कोई इन्फ्लामेटरी कंडीशन स्टार्ट होगी ड्यू टू वॉल इंजरी। वॉल को इंजरी होगी, जो एंडोथीलियल लाइनिंग है, एंडोथीलियल लेयर है, उसमें कोई इंजरी हुई किसी भी कंडीशन से, हाइपरटेंशन की वजह से या फिर और कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कोई एंडोथीलियल इंजरी हुई, तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी एंडोथीलियल लेयर्स की, तो मैक्रोफेजेज, प्लेटलेट्स, वो सब आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या क्या आएंगी, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेज, वो सब आएंगी और वो आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होना, इसको क्रॉस करके जो सब एंडोथीलियल लेयर लाइनिंग है वहाँ पे आना इकट्ठा हो जाए। नीचे स्मूथ मसल्स होती हैं, अब यहाँ से क्या होगा, नीचे से स्मूथ मसल्स भी आना चालू हो जाएंगी और बॉडी में जैसे LDL अगर ज़्यादा है तो वो यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। तो मैक्रोफेजेज, स्मूथ मसल्स और LDL यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। तो मैक्रोफेजेज क्या करती हैं, मैक्रोफेजेज क्या करती हैं, जैसे ये कोई आर्टरी थी, इसकी ये एंडोथीलियल लाइनिंग थी, अब यहाँ पे कोई इंजरी हुई,
इंजरी की वजह से क्या हुआ, इसकी परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हुई और यहाँ पे एंडोथीलियल लाइनिंग के अंदर स्पेस बन गया, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा तो यहाँ पे प्लेटलेट्स, इंजरी होगी तो यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगी, मैक्रोफेजेज आएंगी, लिम्फोसाइट्स आएंगी, ये सब यहाँ से यहाँ सब एंडोथीलियल लाइनिंग में आ जाएंगे। नीचे मस्कुलर लेयर्स होती हैं, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं, तो यहाँ से मैक्रोफेजेज आ गई, यहाँ से स्मूथ मसल्स आ गई, और इसके साथ साथ बॉडी में एलडीएल का अमाउंट ज़्यादा है तो वो भी इसके लिए एक रिस्क फैक्टर होता है, तो एलडीएल आ जाएगा, एलडीएल। तो ये सब क्या होगा, यहाँ पे एक एथ्रोमेटिक प्लाक फॉर्मेशन बना देंगे, जो कि क्या कर देगा, इसको बल्जिंग फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ये जो आर्टरी है ये बल्ज हो जाएगी, मतलब इसके अंदर एक एथ्रोमेटिक प्लाक बन जाएगा, जो कि जिसके अंदर क्या क्या होगा, एलडीएल, फैटी सब्सटेंस जिसको बोल सकते हैं, मैक्रोफेजेज होंगी, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होंगी, और ये धीरे धीरे क्या करती हैं, स्मूथ मसल्स और मैक्रोफेजेज इस फैट को खाना चालू कर देती हैं, और इस फैट को खाने से इनके अंदर फैट डिपोजिशन हो जाएगा, जिससे एक नई स्ट्रक्चर बनती है, जिसको क्या बोला जाता है, फॉर्म सेल्स। ये फॉर्म सेल्स, स्मूथ मसल्स, मैक्रोफेजेज और जो एलडीएल एक्यूमुलेशन है, ये सब मिलकर यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक एथ्रोमेटिक प्लाक फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इस आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ये कहाँ हो रहा है, एंडोथीलियल लाइनिंग के नीचे। जैसे आगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले किसी ना किसी इंजरी की वजह से जो एंडोथीलियल लेयर है, इसमें कोई इंजरी हुई, उसका रीज़न हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, होमोसिस्टीन हो सकता है, हेमोडाइनामिक फैक्टर्स हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, इम्यून रिएक्शन हो सकते हैं। तो इनके किसी भी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इंजरी हुई। अब इस इंजरी, जब भी इंजरी होगी तो वहाँ पे इंजरी के रेस्पॉन्स में मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, ये सब आके इस एरिया में इकट्ठा होना चालू हो जाएंगी जहाँ पे इंजरी हुई है। तो यहाँ पे क्या क्या, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेज, ये सब आके इकट्ठा होना चालू हो जाती हैं, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, ये सब एंडोथीलियल लाइन के नीचे, मतलब एंडोथीलियल लाइन इनको कवर कर लेगी, एक फाइब्रस कैप बन जाएगी इसके ऊपर, और ये इसके नीचे चली जाएंगी। मैक्रोफेजेज, स्मूथ मसल्स, एलडीएल, ये सब इसके नीचे चला जाएगा, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, एंडोथीलियल लाइन के नीचे। स्मूथ मसल्स नीचे से आएंगी, ऊपर से क्या आ गई, मैक्रोफेजेज और प्लेटलेट्स, ये सब ऊपर से आ गई। अब क्या होगा, ये जो मैक्रोफेजेज और ये हैं, ये क्या है, ये जो फैट या एलडीएल जो आया है, इसको खाना चालू कर देंगे। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये येलो जो फैट दिख रहा था, फैटी स्ट्रिक्स थी, इसको खा के मैक्रोफेजेज और स्मूथ मसल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, फॉर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये फॉर्म सेल्स, मैक्रोफेजेज और जो लिम्फोसाइट्स, स्मूथ मसल्स, ये सब मिलकर यहाँ पे क्या कर देंगी, एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिसको क्या बोला जाता है, एथ्रोमेटिक प्लाक, जिसको बोला जाता है। क्या हुआ, नॉर्मली जब एंडोथीलियल इंजरी हुई तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, जब भी कहीं पे बॉडी में इंजरी होती है तो ये सब सेल्स वहाँ पे जाती। अब ये इन्फिल्ट्रेट होके एंडोथीलियल लाइन के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ चली जाएंगी। तो क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जाएंगे, नीचे से स्मूथ मसल्स जो हैं, जो लाइनिंग होती है, स्मूथ मसल की लाइनिंग होती है ना, पता है, इंटरनल ट्यूनिका मीडिया जो लेयर होती है उसके अंदर स्मूथ मसल्स की लाइनिंग होती है, जो इलास्टिसिटी होती है जो आर्टरीज की, वो किसकी वजह से होती है, इस स्मूथ मसल लाइनिंग की वजह से होती हैं। तो ये स्मूथ मसल्स भी आ जाएंगी यहाँ पे। ये सब आके यहाँ पे जो फैट था, जो एलडीएल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है अपनी बॉडी के अंदर, जिस इंसान की बॉडी के अंदर जो ज़्यादा होगा एलडीएल, उसी के अंदर ये प्लाक फॉर्मेशन हो सकता है। अगर किसी के बॉडी में एलडीएल का अमाउंट कम है, वहाँ पे एंडोथीलियल इंजरी हो रही है, तो वहाँ पे मे बी प्लाक फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एलडीएल सप्लाई हो रहा है, जो कि बहुत पसंद होता है मैक्रोफेजेज को, स्मूथ मसल्स को खाने के लिए। तो ये क्या करेंगी, इनको खाना चालू कर देंगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक प्लाक फॉर्मेशन या एक बल्जिंग स्ट्रक्चर बना लेंगी, जिसको क्या बोला जाता है, एथेरोमेटिक प्लाक। अब इस एथेरोमेटिक प्लाक के अंदर और कई इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर जैसे ये प्लाक बन गया है, ये प्लाक बन गया, अब इसके
अब और भी इंजरी हो सकती है, अगर पहले इंजरी हुई है तो मे बी फर्दर इंजरीज और हो सकती हैं। तो फर्दर इंजरी किस किस तरह से हो सकती हैं? एक हो सकता है इरोजन या लेसरेशन या अल्सरेशन जिसको बोल सकते हैं, या तो इरोजन या अल्सरेशन हो सकता है जिसमें इसके अंदर कोई गड्ढा बन जाएगा, या अल्सर फॉर्मेशन या इरोजन हो जाएगा इस लेयर के अंदर, या फिर फिशरिंग हो सकती है। क्या हो सकता है? फिशर, या इसके अंदर कोई कट लग सकता है, फिशर बन सकता है या कट लग सकता है, जिसकी वजह से डीप क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। तो जो इरोजन होगा और जो अल्सरेशन होगा, इसके अंदर क्या होगा, जैसे जिस एरिया में इरोजन या अल्सरेशन हुआ वहाँ पे प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होना चालू हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी इंजरी होती है प्लेटलेट्स वहाँ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होना चालू हो जाएंगी, और जब एक लेयर प्लेटलेट्स की बनती है वो प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को बुलाती हैं, और वो उनके ऊपर और प्लेटलेट्स की लेयर, ऐसे प्लेटलेट्स की लेयर बन जाती है या एक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो अब ये जो प्लेटलेट्स हैं इनके अंदर इसकी ये बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करती हैं। वो फैक्टर्स क्या करते हैं? वो फैक्टर्स कोएगुलेशन के प्रोसेस को बढ़ाते हैं। जैसे ब्लड, कोई वुंड होता है या कोई इंजरी में, या इंजरी होती है, कोई आर्टीरियल इंजरी होती है, कोई आर्टरी रप्चर होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे रप्चर होती है तो कोएगुलेशन के लिए वहाँ प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ये सब इकट्ठा होती हैं, और वहाँ पे एक जो इस चीज़ को अपन ब्लड क्लॉट बोलते हैं, तो वो प्रोसेस होता है। वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो प्लेटलेट्स इकट्ठा हुई थी उनके ऊपर एक फाइब्रस कोएगुलेटरी कैस्केड होगा, कोएगुलेशन होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक कैपिंग और हो जाएगी। मतलब पहले से क्या बना हुआ था, प्लाक बना हुआ था, उसके ऊपर अगर कोई फर्दर इंजरी हुई, कोई और अक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस हुए, तो उन इन्फ्लामेटरी चेंजेस की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा हुई, और वो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, कोएगुलेशन कैस्केड या कोएगुलेशन को प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कोएगुलेशन फैक्टर्स आते हैं, और वही वहाँ पे कोएगुलेशन का प्रोसेस होता है, जिसको सिंपली मैं बोलना चाहूँ तो वहाँ पे जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन होता है, सोल्यूबल फाइब्रिनोजन नाम का जो सब्सटेंस हो जाए उसको इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कोएगुलेशन में क्या होता है, जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन होता है वो इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो यहाँ पे जो प्लेटलेट्स इकट्ठा हुई थी उनके ऊपर क्या बना लेता है, एक कैप बना लेता है, जिसको अब ये स्ट्रक्चर पहले से यहाँ क्या था, एंडोथीलियल लेयर की लाइनिंग के नीचे मैक्रोफेजेज, स्मूथ मसल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इन सब ने फॉर्म सेल्स, इन सब ने मिलकर बनाया था एथेरोमेटिक प्लाक। अगर अब उस प्लाक के अंदर कोई अक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं, जैसा कि अगर यही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे, जब हार्ट की डिमांड बढ़ेगी तो वो ऑब्स्ट्रक्शन होगा और एंजाइना लाइक पेन होगा। लेकिन अगर इसके अंदर और फर्दर अक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस हुए तो वहाँ पे प्लेटलेट्स इकट्ठा होंगी और उनके ऊपर कोएगुलेशन कैस्केड होगा, जिसकी वजह से एक लेयर और बन जाएगी। तो अब इसको अपन क्या बोलेंगे, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर प्लास प्लस, तो ये नीचे प्लाक बना हुआ है, इस प्लाक के ऊपर जो प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन हो गया है, इसको अपन बोलेंगे अब एथेरोमा। इसको क्या बोलेंगे, एथेरोमा। तो ये एथेरोमा बन जाएगा, जो कि और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कोज करेगा, जिसकी वजह से ये कार्डियक डिजीजेज कोज कर सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करें केवल एथेरोस्क्लेरोसिटिक प्लाक की। तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स कोई एंडोथीलियल इंजरी होगी, इसके कोजेज ये सारे हो सकते। अब इस इंजरी के रेस्पॉन्स में क्या होगा, यहाँ पे मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब सेल्स आके यहाँ इकट्ठा होना चालू हो जाएंगी, और यहाँ पे इंक्रीज परमेबिलिटी जो कि इन्फ्लामेशन की वजह से होगा, ल्यूकोसाइट इनएडल्ट्रेशन, मोनोसाइट्स का एडेशन और इमिग्रेशन होना चालू हो जाएगा। मतलब ये सारी सेल्स यहाँ पे इकट्ठा होना चालू हो जाएंगी। साथ में जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी नीचे से ऊपर की तरफ रिक्रूट होना चालू हो जाएंगी। मैक्रोफेजेज का एक्टिवेशन होगा, स्मूथ मसल्स का रिक्रूटमेंट होगा। तो ये क्या करेंगी, अगर ब्लड के अंदर LDL का अमाउंट ज़्यादा है तो ये LDL को खाना स्टार्ट कर देती है। LDL यहाँ नीचे आएगा और उसको खाना स्टार्ट करके, और ये कन्वर्ट हो जाती है फॉर्म सेल्स में। किस में, फॉर्म सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या क्या बन गया है, मैक्रोफेजेज हैं, फॉर्म सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं,
और LDL है। ये सब मिलकर यहाँ पे क्या बना देते हैं, प्लाक फॉर्मेशन। जैसे आपको ये प्लाक दिख रहा है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी हैं, इसके अंदर ये कोलेजन फाइबर्स भी हैं, इसके अंदर ये बीच में लिपिड भी है, ये फोम सेल्स हैं जिन्होंने लिपिड को खा लिया है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स हैं, ये सब स्मूथ मसल्स की एक कैपिंग भी होती है। तो ये सब यहाँ पे बन जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाक। अब ये प्लाक दो तरह का हो सकता है, ये दो तरह का हो सकता है ये प्लाक, एक स्टेबल प्लाक और एक अनस्टेबल प्लाक। स्टेबल प्लाक क्या होता है, ये ऊपर से वेल कवर्ड होता है, कैपिंग होती है, इसके अंदर मोनोसाइट्स कम होती हैं, लिपिड ज़्यादा होता है, इसके अंदर लिपिड ज़्यादा होता है, मोनोसाइट्स, फोम सेल्स और जो स्मूथ मसल्स हैं इनका अमाउंट होता है कम और फैट का अमाउंट होता है ज़्यादा। तो फैट होगा, मोनोसाइट्स होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी, ये सब मिलके बनाएंगी। तो ये प्लाक फिक्स्ड होता है, ये जल्दी से ये अपनी जगह से चेंज नहीं हो सकता, मतलब इसके अंदर अक्यूट इन्फ्लामेटरी चेंजेस कम होंगी। लेकिन सेकेंड टाइप का जो प्लाक होता है, सेकेंड टाइप का जो प्लाक बनेगा एंडोथेलियल लेयर के नीचे, उसके अंदर फैट कम होगा, मोनोसाइट्स ज़्यादा होंगी, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर मोनोसाइट्स ज़्यादा होंगी, उसके अंदर फोम सेल्स ज़्यादा होंगी, उसके अंदर लिपिड का अमाउंट कम होगा, फाइब्रस कैप पतली होगी, इसकी थिन होगी, जबकि उसकी जो स्टेबल था उसकी फाइब्रस कैप थिक थी और इसकी थिन होगी। तो इसके क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, मतलब ये इसकी थिन लेयर होती है, जिसकी वजह से जब ब्लड फ्लो होगा, हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस होंगी तो इजीली ये यहाँ से टूट के या कट के ये बाहर निकल सकता है और फर्दर जाके आगे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। तो दो तरह का प्लाक, सबसे पहले तो प्लाक क्या होता है, प्लाक एक स्ट्रक्चर होती है जो कि एंडोथेलियल लेयर के नीचे बनती है, जो कैसे बनती है, जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो वहाँ पे स्मूथ मसल्स, मैक्रोफेजेज, लिम्फोसाइट्स, जो भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं वो सब होंगे और वहाँ पे ये सब सेल्स पहुँच जाएंगे। ये सब सेल्स क्योंकि परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इन्फिल्ट्रेट होकर एंडोथेलियल लेयर के नीचे चले जाएंगे। अब वहाँ पे स्मूथ मसल्स भी आ गई हैं, मैक्रोफेजेज भी है, LDL भी है, तो वो क्या करेंगी, जो मैक्रोफेजेज और स्मूथ मसल्स हैं ये लव टू ईट LDL, इनको LDL बहुत पसंद होता है, तो ये क्या करेंगी, उसको खाना चालू कर देंगी थ्रू द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू ये उसको खाना चालू कर देंगी और जैसे जैसे ये खाती रहेंगी उसको ये कन्वर्ट होती जाएंगी फॉर्म सेल्स में, और वहाँ पे स्मूथ मसल्स, मैक्रोफेजेस, फॉर्म सेल्स और साथ में LDL भी वहाँ पे आता रहेगा। तो वो सब मिलके क्या बना देंगे, वहाँ पे एक प्लाक का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसा कि आपको इसमें इस जो ये प्रोसेस है ये पैथोफिजियोलॉजी है, ये एथरोमेटिक प्लाक की पैथोफिजियोलॉजी है। आपको डायग्राम से क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब क्या होगा, इसके आगे अगर इस प्लाक में कोई चेंज आता है, इसके अंदर इरोजन हो जाए, लेसरेशन हो जाए, अल्सरेशन हो जाए, फिशर बन जाए, तो क्या होगा, यहाँ पे और फर्दर चेंजेस होंगे और यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होने लग जाएंगी और वो प्लेटलेट्स जो कि फैक्टर्स रिलीज करती हैं और उन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे कोएगुलेशन भी होगा। कोएगुलेशन में क्या होगा, जो अनसोल्यूबल फाइब्रिनोजन हो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन हो इनसोल्यूबल फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको कवर कर लेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है जिसके अंदर प्लाक है, प्लेटलेट्स हैं और उसके ऊपर से कोएगुलेटिव कैस्केड की लेयर बन गई है, तो उसको अपन अब क्या बोलेंगे, एथेरोमा बोलते हैं। और ये जो प्लाक बना है ये दो तरह का हो सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल। जो स्टेबल होगा उसकी जो फाइब्रस थिक होगी, उसकी फाइब्रस कवरिंग होगी वो थिक होगी, वहाँ पे लेस स्मूथ मसल्स होंगी, लेस फाइबर्स होंगे, लेस मैक्रोफेजेज होंगी और मोर फैटी डिपॉजिट होगा। जो स्टेबल प्लाक होता है उसके अंदर फैटी डिपॉजिट कम होता है, बाकी सब चीज़ें स्टेबल प्लाक के अंदर ज़्यादा होती हैं। और जो अनस्टेबल प्लाक होता है उसके अंदर फाइबर्स कम होते हैं, थिन लेयर होती है, बाकी सब चीज़ें फॉर्म सेल्स, मैक्रोफेजेज, फैटी एसिड्स या LDL जिसको बोला जाता है वो होंगे। तो स्टेबल और अनस्टेबल दो तरह का हो सकता है। स्टेबल जो अपनी जगह फिक्स रहता है और इजीली वहाँ से नहीं हटता है, जबकि जो अनस्टेबल होता है वो वहाँ से उसके अंदर और इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो सकते हैं, उसका वहाँ पे एथेरोमा बन सकता है और वहाँ पे
क्या हो सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या एथरोमेटिक एम्बोलिज्म वहाँ पे हो सकता है। तो ये प्रोसेस है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टरी के अंदर एक प्लाक फॉर्मेशन हो रहा है। वो प्लाक क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर रहा है। अब ये क्यों हो सकता है, ये प्लाक फॉर्मेशन क्यों हो सकता है, इसके कोजेज क्या क्या। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन होगा या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो एंडोथेलियल इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर एक बार एंडोथेलियल इंजरी स्टार्ट होगी तो वहाँ पे फिर ये फर्दर चेंजेज होने की वजह से ये सब हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का या एलडीएल का लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पे एलडीएल ज़्यादा मिलेगा, फॉर्म सेल्स को मैक्रोफेजेज और स्मूथ मसल्स को ज़्यादा मिलेगा, तो वो फॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा करेंगी, जिसकी वजह से प्लाक और भी ज़्यादा बनता जाएगा। गिल्सराइड्स, टाइप ऑफ फैट, ये सब हो सकता है। स्मोकिंग और अदर सोर्सेज या टोबैको जो होता है ये क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जो वेसल्स होती हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्मोकिंग एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, और स्मोकिंग एक फैक्टर और ऐड करती है कि प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को बढ़ा देती है, कि प्लेटलेट्स प्लाक के ऊपर जाके चिपके, इसकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देती है। तो स्मोकिंग की वजह से भी ये कंडीशन आकर हो सकती है। डायबिटीज़ जो ब्लड की थिकनेस है उसको बढ़ा देता है, जो वेस्कोसिटी है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ओबेसिटी एक इसका कोज हो सकता है। वहाँ पे अगर कोई इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो प्लाक बन सकता है। प्लाक के बाद अगर और भी इन्फ्लामेटरी चेंजेस होता है तो थ्रोम्बस भी बन सकता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसके अंदर हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, मतलब जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा होती है, एचडीएल का लेवल बहुत कम हो जाता है, और फास्टिंग शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, और हाइपरटेंशन भी होता है। ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ओबेसिटी होती है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये सब कंडीशंस हो सकती हैं जो कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी इसका कोज हो सकता है। इसके बाद बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में या कार्डियोवैस्कुलर के ही डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा ये अगर ब्रेन को जो सप्लाई कर रही है आर्टरीज़ वहाँ पे, तो वहाँ ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर लेग्स की आर्टरीज़ को अफेक्ट कर रहा है तो उनसे रिलेटेड सिम्टम्स वहाँ पे अकर हो सकते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर के अंदर अगर ब्लड सप्लाई अफेक्टेड हो रही है तो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, और जो एब्डोमिनल और आर्म पेन, जो कि जिसको अपन रेडिएटिव चेस्ट पेन बोलते हैं, ये सब सिम्टम्स जो कि एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं वो अपने को देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, अगर एथरोमेटिक प्लाक बन गया है तो ये ब्लड सप्लाई को कम कर देगा, जो मायोकार्डियल जो ब्लड सप्लाई है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से मायोकार्डियम इस्चीमिया में या इन्फाक्शन में चली जाएगी, और ये सारे सिम्टम्स वहाँ पे खोज हो सकते हैं। इसके बाद बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एंजियोग्राम कर सकते हैं, जिसके अंदर एक डाई डालते हैं और उसके बाद उन आर्टरीज को विजुअलाइज करके देखा जा सकता है कि कहीं पे अगर प्लाक फॉर्मेशन है तो वहाँ पे डाई जाके इकट्ठा हो जाती है, और उसको अपन फिर बाद के अंदर एक्सरे में इजीली विजिबल हो सकती है। इसके अलावा एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, ये जब आर्म्स की और लेग्स की आर्टरीज के अंदर अगर एथरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो उस कंडीशन में ये किया जाता है। ये अगर हार्ट में हो रहा है तो इसको नहीं किया जाता है, तो इसको कोरोनरी एथरोस्क्लेरोसिस में ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद ब्लड टेस्ट में आपको कोलेस्ट्रॉल का पता लग सकता है, ब्लड शुगर का पता लग सकता है, और साथ में सी रिएक्टिव प्रोटीन्स आर द इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वहाँ पे बायोमार्कर्स होते हैं, जैसे सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन आई है, CKMB है, क्रिएटिनिन काइनेज होता है। तो ये सब बायोमार्कर्स हैं जिनका ब्लड में अगर अमाउंट बढ़ा हुआ है तो ये बताते हैं कि वहाँ पे इन्फ्लामेटरी चेंजेज हुए हैं कार्डियक सेल्स के अंदर। चेस्ट एक्सरे और साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, MRI कर सकते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस एंजियोग्राफी, मतलब और डीप स्टडी के लिए
ईकेजी या ईसीजी जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे करके अपन हार्ट की एक्टिविटीज़ का पता लगा सकते हैं और स्ट्रेस टेस्ट करके अपन देख सकते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। इसके बाद अपन बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसके होने के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें एक लाइफस्टाइल, खाना, फूड हैबिट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे डायबिटीज़ भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या अब अगर ब्लड शुगर ज़्यादा रहेगा आपका, अगर आप ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ाते रहते हो तो उसकी वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन, सोडियम के ज़्यादा खाने की वजह से, या इसके अलावा जैसे लिपिड डाइट ज़्यादा लेते हैं आप तो लिपिड्स का लेवल ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे जो कि इसका रिस्क फैक्टर होता है, जो कि जैसे स्मोकिंग है, डाइट है, उन सबको आप चेंज करके और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस को कम कर सकते हैं। जैसे आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है, इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेनी है जिसके अंदर फैट कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, ये सब चीज़ें आपको करनी है। और साथ में एक्सरसाइज भी करते रहना है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो फैट डिपोजिशन हो रखा है उसका प्रॉपरली टाइम टू टाइम वेस्ट होता रहे। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो डिपॉजिट होता रहेगा, और जो एलडीएल है जो कि हार्मफुल लिपिड्स होते हैं अपनी बॉडी के, उनका अमाउंट बढ़ता रहता है। तो आपको खाने के साथ साथ एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना है। इसके अलावा मेडिकेशंस की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशंस जैसे कि स्टेटिन्स देते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं। क्या करती हैं? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देते हैं, जैसे कि एटोरावास्टेटिन है, इसके अलावा फ्लोएस्टेटिन है। ये ड्रग्स होती हैं, ये लिपिड लोअरिंग एजेंट्स या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं, एलडीएल के लेवल को कम कर देती हैं। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी शो करती हैं प्लाक के ऊपर। जो स्टेटिन्स होती हैं ये क्या करती हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी प्लाक एक्शन होता है इनका, साथ में लिपिड्स के लोअरिंग के साथ साथ इनका एक्शन होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, जो प्लाक को थ्रोम्बस बनने से रोकती हैं। प्लाक में कोई और फर्दर इन्फ्लामेटरी चेंजेस ना हो और वो एथरोमा में कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए भी स्टेटिन्स बहुत यूज़फुल ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रोकने के लिए अपन एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन यूज कर सकते हैं। और जो वहाँ पे फाइब्रस फॉर्मेशन हो गया, जो फाइब्रस कैप बन गई है, अगर फाइब्रस कैप जब तक नहीं हटेगी तब तक वहाँ के अंदर जो उस प्लाक के अंदर जो मैक्रोफेजेज, फोम सेल्स, वो सब वहाँ पे इकट्ठा रहेंगी। तो उस फाइब्रोलाइटिक प्लाक है उसको फाइब्रस प्लाक कवरिंग है उसका लाइसिस करना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे, और इसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स अपन दे सकते हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू रिस्क फैक्टर, डायबिटीज़ है या और अदर रिस्क फैक्टर्स है तो उनके अकॉर्डिंग अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एंजियोग्राफी एंड स्टेटिंग, एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी, इसके अंदर क्या करेंगे? जो ब्लॉकेज है उसको विजुअलाइज करके और कैथेटर के थ्रू उसको, जैसे अपन पहले बताया था, कंप्रेस कर देते हैं या फिर उसको काट के निकाल देते हैं। जैसे मैंने पिछले में बताया था कि एथेरेक्टमी, एथेरोमा को काट के निकाल देना, तो वो कर सकते हैं। तो एंजियोग्राफी और साथ में स्टेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछले स्टेंट्स यूज करते हैं जो अपन, वो यूज करके जो प्लाक बना हुआ है उसको कंप्रेस कर सकते हैं स्टेंट्स के द्वारा और एंजियोप्लास्टी के द्वारा। इसके अलावा बाईपास सर्जरी, अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो अपन CABG जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। आर्टरी को बाईपास करके अपन डायरेक्ट ब्लड सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एंडरटेरेक्टमी, आर्टरी के अंदर जो प्लाक बना हुआ है उसको निकालना और ब्लड फ्लो को नॉर्मल बना देना। तो ये, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। सबसे पहले जैसे अपन ने बात करी कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे एंजाइना हो सकता है, MI हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। और अगर ये कैरोटिड आर्टरी डिजीजेज, अगर ये
कैरोटिड आर्टरी के अंदर एथरोस्क्लेरोसिस है तो कैरोटिड आर्टरी डिजीज कोज कर सकता है। अगर पेरिफेरल आर्टरीज के अंदर है तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वो सब कंडीशंस अकर हो सकते हैं। एन्यूरिज्म बन सकते हैं क्योंकि जो एथरोस्क्लेरोटिक प्लाक है ये क्या करते हैं, पीछे की साइड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो जैसे यहाँ जिस प्रेशर से आएगा तो ये यहाँ की वॉल्स को वीक कर देते हैं और यहाँ पे एन्यूरिज्म बना देते हैं, क्योंकि इसके आगे तो प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर इस एरिया में लगेगा। तो इस जैसे जैसे यहाँ पे प्रेशर लगता रहेगा ये एरिया धीरे धीरे डायलेट होता रहेगा और इस एरिया के अंदर क्या बन जाएगा, एन्यूरिज्म बन सकता है। और अगर किडनी की आर्टरीज़ के अंदर एथरोस्क्लेरोसिस हुआ तो किडनी डिजीज भी हो सकती है। तो ये सब इसकी कॉम्प्लिकेशंस है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बोलना चाहूँ तो एथरोस्क्लेरोसिस इज ए कंडीशन in which atherosclerotic plaque form under the endothelial lining। जो एंडोथीलियल लाइनिंग है उसके नीचे एथरोमेटिक प्लाक बन जाता है जिसके अंदर लिपिड्स होते हैं, मैक्रोफेजेज होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और यहाँ पे एक फाइब्रस कैप होती है जो कि इसको कवर करके रखती है। दो तरह का हो सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल। ये क्यों होता है, जब एंडोथीलियल इंजरी होती है तो वहाँ पे मैक्रोफेजेज, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स ये सब सेल्स आती हैं और इनका इन्फ्लामेटरी चेंजेज की वजह से ये इन्फिल्ट्रेट होकर एंडोथीलियम के नीचे चली जाती है। वहाँ पे एचडीएल होता है, मैक्रोफेजेज होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, तो मैक्रोफेजेज और स्मूथ मसल्स है ये उस लिपिड को खाना चालू कर देती है और फोम सेल्स में कन्वर्ट होने लग जाती है। और वो फोम सेल्स धीरे धीरे उनका अमाउंट बढ़ता जाता है। एलडीएल अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो वो भी वहाँ डिपॉजिट होने लग जाता है और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उस आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये था एथरोस्क्लेरोसिस। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।